क्या कर्नाटक एक बार फिर सियासी संकट से जूझ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि दो निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है, जबकि कई और विधायकों की भी पाला बदलने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक का सियासी तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। विधायक अपने पाले बदलने लगे हैं, दावों का बाजार भी गर्म है। चलिए पहले दावों को सुनते हैं और इस फहरिस्त में सबसे पहले जेडीएस की बात। I know my strength. My government is stable. Don't worry. I am totally relaxed. I know what is my strength. Bharatiya Janata Party is luring our MLAs with the money, with the power, and all kinds of things. So definitely, they are trying their best to topple this government, which they are not going to be successful. कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही है ये सरकार जल्दी घर चला जाए और लोग जिनके पास मैंडेट है, जनता का जनादेश है, वो सरकार में रहे। सुना आपने, कोई ताकत बता रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, तो कोई नई सरकार की संभावना जता रहा है। अब सवाल है कि क्या कर्नाटक में तख्ता पलट की तैयारी है? सवाल इसलिए क्योंकि दो निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापसी के बाद निर्दलीय विधायक एच नागेश ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। I experienced it's a suffocating atmosphere, so I decided to go with BJP to install a stable government and to see that the government performs better. समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का आरोप है कि बेहतर और स्थिर सरकार के लिए उन्होंने गठबंधन सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन गठबंधन के दलों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि विधायकों के इस आरोप को ना तो कांग्रेस मान रही है और ना ही जेडीएस। What are all the episodes in our Kannada channels going on from last 1 week? I am enjoying it. वो देखो, लाख कोशिश बीजेपी करने दो, वहाँ की सरकार स्टेबल है और सभी लोग उसूलों पे चुन के आए हैं, आइडियोलॉजी पे चुन के आए हैं, वो कोई छोड़ने वाले नहीं है। कुमारस्वामी मीडिया को कोस रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन बीजेपी है जो दावा कर रही है कि प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जनता को इस प्रकार के क्राइसिस खत्म होगा और जो जनता की हितों की रक्षा करने वाली सरकार कर्नाटक में बनेगी। कर्नाटक में सियासी भूचाल है, जबकि कर्नाटक बीजेपी के विधायक दिल्ली एनसीआर में डेरा जमाए। इसकी वजह है टूट की आशंका और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का वो दावा जिसमें उन्होंने बीजेपी के कई विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। लेकिन कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 के आंकड़े की जरूरत है, जिससे बीजेपी अभी दूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ओडिशा के बलांगीर में पीएम मोदी ने न केवल 20,000 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात दी, बल्कि विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि जिनको उनके काम की वजह से नुकसान हुआ है, वो अब बदला लेने की फिराक में है। पिछले एक महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा ओडिशा दौरा था। अब की बार बालंगीर पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रदेश को 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और फिर ऐलान कर दिया कि इन योजनाओं से ओडिशा के विकास को सुपरफास्ट रफ्तार मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपया उड़ीसा के अंदर विकास में लग जाए। विकास की इस रफ्तार के लिए, नए ओडिशा के निर्माण की इस नई धारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बालंगीर दौरे पर पीएम मोदी ने न केवल बालंगीर और बीचपुली के बीच नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, बल्कि इन दोनों स्टेशनों के बीच चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई।
इस दौरे पर पीएम मोदी ने झारसुगुड़ा स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी लोकार्पण किया। साथ ही रेलवे के विकास से लेकर केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण की चर्चा भी कर डाली। 4-4.5 वर्षों में ओडिशा में रेलवे के विकास के लिए ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पीएम ने न सिर्फ अपने कामकाज का हिसाब दिया बल्कि पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि उन्होंने जितना काम 4.5 साल में किया उतना काम करने में वो 25 साल और लगाते। इनको ना तो भारत की असली संपदा की समझ है और न ही टूरिज्म जैसे सेक्टर की ताकत का आभास। जितना काम हमने किया अगर पुरानी सरकार को करना होता तो 25 साल और लग जाते। अपने काम का हिसाब और विरोधियों पर वार के साथ साथ पीएम मोदी ने यहाँ ये भी कहा कि उनके काम से विरोधी गुस्से में हैं और अब वो बदला लेने की फिराक में हैं। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। जिनका लूट गया वो मोदी के दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मतलब साफ है कि काम का हिसाब देकर पीएम मोदी सियासी हिसाब भी साथ साथ करते जा रहे हैं ताकि 2019 के महाभारत में जनता को वो अपना रक्षक बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और वहीं लोकसभा चुनाव के समर में कूदने से पहले मोदी सरकार ने नमो ऐप के जरिए अपने कामकाज का सवाल सीधे जनता से पूछा है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने ही बचे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जुगत, ताकत, जोड़ तोड़ और नए नए समीकरण बनाने में जी जान से लग गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपने कामकाज का फीडबैक जनता से ले रही है कि आखिर मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा था। खुद पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए वीडियो पोस्ट कर इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने की अपील की है। इस सर्वे हैज बीन लॉन्च ऑन द नमो ऐप। I want your direct feedback through the survey on Namo app. Your feedback matters. Your feedback on various issues will help us take important decisions. Will you all fill that survey and also urge others to do so? बीजेपी के सवाल नमो ऐप के पीपल्स पल्स सर्वेक्षण में लोगों से पूछा गया है, जिसमें बीजेपी के विरोधी महागठबंधन से क्या असर होगा, ये भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि रही, इस पर राय देने के लिए कहा गया है। ऐप पर जनता से उनके क्षेत्र के 3 नामी नेताओं के बारे में जानकारी भी पूछी गई है। नमो ऐप के जरिए अभी से ही मोदी सरकार सीधे जनता से अपने कामकाज और विरोधी महागठबंधन पर क्या सोच रखते हैं ये जान जाएगी। उससे बहुत हद तक ये पता चल जाएगा कि देश का मूड क्या है। क्या देश में फिर मोदी लहर बह रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
अपने 63वें जन्मदिन के मौके पर बीएसपी चीफ मायावती ने अपने समर्थकों से जीत का तोहफा मांगा तो अपना सियासी चाहत भी साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर माया की नजर अब दिल्ली की कुर्सी पर है और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी माया ने निशाना साधा। जन्मदिन पर माया ने मांगा जीत का तोहफा। स्कूल टीचर से सीएम तक का सफर। क्या गठबंधन बनाएगा माया को पीएम? अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अपने 63वें जन्मदिन से ऐन पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जन्मदिन पर अपनी राजनीतिक इच्छा से देश को रूबरू कराया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की ताकत को समझते हुए माया ने एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं से जन्मदिन का तोहफा मांगा। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। माया का जन्मदिन हमेशा ही बीएसपी के लिए उत्सव के समान होता है, लेकिन गठबंधन की ताकत ने इस बार उनके जन्मदिन को खास बना दिया, जब बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ एसपी के कार्यकर्ता भी इस समारोह में शामिल दिखे। और शायद ऐसी ही तस्वीरों को देखकर स्कूल टीचर से सफर शुरू कर यूपी की सीएम रही मायावती की आंखों में पीएम बनने के सपने तैरने लगे। 1980 में दलित चिंतक कांसीराम के साथ सियासत का कटघरा सीखने वाली माया पहली बार 1989 में बिजनौर से सांसद बनी थी। अब 2019 में पहले दोस्त और फिर दुश्मन बनी समाजवादी पार्टी से दोस्ती की नई शुरुआत कर माया ने दिल्ली की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि माया के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन माया की सियासी उड़ान के लिए कांग्रेस पर हमला भी मजबूरी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। केंद्र की सियासत के लिए माया ने किसानों के मुद्दे को ही तरजीह देना सही समझा, लेकिन उनकी नजर छोटे काश्तकारों और भूमिहीन किसानों पर है, जिनकी सुध ना कांग्रेस ले रही है और ना बीजेपी। पूरे देश में छोटे व मझोले तथा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान जो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए केंद्र व किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई। हालांकि माया के लिए पिछले कुछ साल सियासी सफर के मुताबिक काफी कमजोर रहे हैं। जब माया पहले यूपी की सियासत से बाहर हुई और फिर 2014 में उनकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर के सामने खाली हाथ रह गई। लेकिन सियासत की माहिर खिलाड़ी मायावती 2019 में हिसाब बराबर करने की कवायद में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। शादी विवाह के नाम पर फिजूल खर्ची के खिलाफ धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक बड़ा संदेश दिया गया। यहां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। इस मौके पर का गवाह बनने के लिए खुद सूबे के सरकार के मुखिया रघुवरदास भी पहुंचे। सीएम रघुवरदास ने 9 दंपति को आशीर्वाद दिया और 24 जनवरी से राज्य में लागू होने जा रही सुकन्या योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अब बेटियों को लेकर परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेटियों की चिंता सरकार करेगी। सीएम ने कन्यादान से पहले विद्यादान को जरूरी बताया। बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए कई घोषणाएं शुरू की। समाज को कितना ताकत देता है, इसका एहसास हम इस सर्वधर्म सामूहिक विवाह में हम देख रहे हैं। और इसी सोच के तहत हमारी सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 24 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है 5 प्रमंडल। उस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत अगर आपके घर में बच्ची जन्म लेती है तो बच्ची के मां के अकाउंट में 5,000 रुपये सीधे चले। आज श्रद्धा और आस्था के सबसे बड़े पर्व कुंभ की शुरुआत हो गई। मकर संक्रांति के इस पावन मौके पर देश भर के लोगों ने पुण्य स्नान का लाभ लिया, लेकिन आस्था का महासैलाब उमड़ा प्रयागराज में, जहां लाखों की संख्या में संत, साधु और श्रद्धालु पहुंचे उस पावन अमृत जल में स्नान करने, जिससे जन्म जन्म का पुण्य मिलता है।